माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, ये वॉइस नोट उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने एफआईआर करा रखी है, जो लीगल पे गए हुए हैं। मैंने इस बीच में शाइन परिवार के हर उस कस्टमर की लायबिलिटी उतारने का संकल्प लिया जिसने कंपनी पे भरोसा रखा और किसी प्रकार से किसी भी एफआईआर या किसी कंप्लेन में नहीं गए। और पिछले 40 दिनों के अंदर अंदर लगभग मेरे पास जो अभी फीडबैक आए हुए हैं, जिस तरह से लोगों का रुझान आया है, जिन लोगों ने कहीं कोई एफआईआर कोई कंप्लेन नहीं करी है उन्होंने तो अपनी लायबिलिटी उतारी, लेकिन खासकर उन लोगों ने जिन्होंने एफआईआर करी हुई हैं या जिन्होंने कंप्लेन करी हुई हैं, आज उनकी जो मनोस्थिति है, जो उनके अंदर द्वंद चल रहा है, मैं थोड़ा सा उस अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगा। उसके साथ ही साथ शाइन परिवार में एफआईआर वालों का आगे क्या कंपनी के पास क्या उनके लिए है, मैं वो बताना चाहूँगा। कई ऐसे लोगों से मेरी बातचीत हुई जिन्होंने एफआईआर किया, उन्हें ये तक नहीं पता है आगे कि उन्हें करना क्या है। उनको सिर्फ एफआईआर ये कहकर करवाया गया कि आप जब तक एफआईआर नहीं करोगे आपका पैसा नहीं मिलेगा। यानी उन्हें ये यकीन दिलाया गया कि एफआईआर करने के बाद आपको पैसा मिल जाएगा, चाहे वो एसोसिएट देगा, चाहे वो कंपनी देगी, चाहे जैसे होगा। इस प्रकार से झूठ बोल करके बहुत से कस्टमर जो एफआईआर नहीं भी करना चाहते थे, उन्हें एफआईआर करा करके उनके मन को पूरा एक तरह से ब्रेन वॉश किया गया। मैं ये अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ जो कई लोगों से बात करने के बाद मुझे हुआ। ये ऐसा सारे लोगों के साथ नहीं है, लेकिन कुछ लोग, मैं ये कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जहाँ कस्टमर को ये नहीं पता था कि एफआईआर कर देने के बाद उसे इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कस्टमर एक रेले की तरह उधर जाने लग गया जिस तरफ लोग जा रहे थे। 50 से ज़्यादा ऐसे लोग जिनकी एफआईआर वापसी की मेरे पास अब तक रिक्वेस्ट आ चुकी है, जिन लोगों से मेरी बातचीत व्यक्तिगत तौर से भी हुई है, लेकिन अभी मैंने उसके ऊपर कोई भी प्रोसेस नहीं स्टार्ट किया, सिर्फ इसलिए कि लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा मकसद सिर्फ एफआईआर वापस करना है। उसके पीछे की मैं वजह भी बता देता हूँ, और वजह के साथ साथ मैं आप सभी कस्टमर्स को, सभी एसोसिएट्स को, मैं एफआईआर किए हुए लोगों के बारे में कंपनी की क्या अब धारणा है और क्या कंपनी चाह रही, सोच रही, मैं वो बताना चाहूँगा। मर्जी आपकी होगी, आप जिस प्रकार से चाहेंगे उस प्रकार से आप अपना फैसला लीजिएगा। पिछले 2-3 वर्षों से जब से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तब से कंपनी ने सिर्फ एक ही संकल्प लिया था, सिर्फ एक ही कोशिश कंपनी की थी, अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी ख़त्म करना। इसीलिए यदि कोई एफआईआर करता था या कोई एफआईआर धमकी देता था तो कंपनी की तरफ से ऐसे कोई प्रयास नहीं किए जाते थे जिससे उसकी एफआईआर को कंपनी ख़त्म कराना चाहती है, क्योंकि कंपनी का सिर्फ मकसद था लायबिलिटी ख़त्म करना। अगर एफआईआर वालों की लायबिलिटी ख़त्म करने की कोशिश की गई होती तो शायद आज मेरे ख्याल से हर वो कस्टमर एफआईआर करके बैठा होता जो आज एफआईआर नहीं किया हुआ है। और ऐसा नहीं, हज़ारों लोगों की लायबिलिटी दूर की भी गई, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो आज अपने घरों में बैठ चुके हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे एसोसिएट हैं जिन्होंने अपनी पॉकेट से अपने कस्टमर्स को अदायगी की, चाहे वो अपना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लाकर उन्होंने उनकी कस्टमर की अपनी लायबिलिटी ख़त्म करी, लेकिन उन्हीं की लायबिलिटी ख़त्म की हुई है जिन्होंने एफआईआर नहीं करी हुई थी। आज जो लोग एफआईआर करके कस्टमर्स को बिल्कुल छोड़ चुके हैं, मैं उन एसोसिएट की बात या उन लोगों की बात करना चाहूँगा जिन्होंने अपने गर्दन तलवार लटक रही थी, उसे बचाने के लिए कस्टमर के साथ मिल करके एफआईआर कराया। मैं उन एसोसिएट की बात करता हूँ। किसी भी अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े लॉयर से आप जा करके ये राय लीजिएगा, आपको बताएंगे कानून में ये प्रावधान है कि नहीं। वो सारे के सारे एसोसिएट जो कंपनी में एसोसिएट बनकर काम कर चुके हैं, जिनकी कंपनी में अपनी आईडी भी थी या उनके परिवार की आईडी थी, और जिन्होंने कंपनी से कमीशन भी कमाया है, जिनके पास कंपनी से कमीशन और कमीशन के अलावा रिवॉर्ड्स भी गए हैं, या इनमें से कोई भी एक चीज़ गई है, वो कंपनी का रजिस्टर्ड एसोसिएट होते हुए अगर कंपनी में कार्य करता था और उसने अपने कस्टमर्स को बरगलाकर अपनी गर्दन बचाने के लिए ये बताकर कि मेरा भी इन्वेस्टमेंट है और उस एफआईआर में सम्मिलित है, तो सबसे पहले मैं उन सभी कस्टमर्स को ये कहना चाहूँगा कि आप किसी अच्छे लॉयर से इसके बारे में राय लीजिएगा। उस वकील से राय मत लीजिएगा जिसने आपकी एफआईआर कराई होगी, बल्कि किसी बाहर के वकील से राय लीजिएगा, सेकंड ओपिनियन लीजिएगा, किसी दूसरे लॉयर से आप जाकर राय लीजिएगा कि वो एसोसिएट जो कंपनी में एक कार्यकर्ता बन करके काम कर रहा था, जिसने कंपनी से लाभ लिए, फायदे लिए, वो कानूनन
कंपनी के ऊपर या किसी भी कंपनी के ऊपर कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि वो कानूनन वो कंपनी के ऊपर क्लेम कर सके, एफआईआर कर सके। और यदि ऐसा है तो इस पूरी व्यवस्थाओं का भागीदार वो भी कमीशन लेते हुए। फिलहाल मैं आपको कानून बताने नहीं बल्कि अपने अगले एक्शन को बताने जा रहा हूं। ऐसे हर एक एफआईआर को कंपनी शॉर्टलिस्ट करके निकाल करके जिसमें एसोसिएट पार्ट बना हुआ है, ऐसी हर एक एफआईआर पर कंपनी सीधा नोटिस इशू करने जा रही है हर उस एसोसिएट को। और बाकायदा इस नोटिस को इशू करने के बाद हर संस्था में जहां कहीं पर भी ये एफआईआर की प्रति गई है, हर जांच एजेंसी में माननीय न्यायालय के समक्ष भी इन एफआईआर के ऊपर कंपनी आपत्ति दर्ज कराने जा रही है, जहां पर एसोसिएट ने मिल करके कस्टमर को प्लान दिया, कस्टमर से पैसे लिए, खुद के अकाउंट में पैसे लिए, कैश में पैसे लिए और कंपनी के ऊपर झूठा आरोप मढ़ करके कंपनी पर एफआईआर किया। ये मैं किसी भी प्रकार से आपको कहीं से भी न डराने न धमकाने की नहीं, बल्कि कंपनी के अगले कदम जो अगले एक सप्ताह के अंदर आपको दिखाई देंगे, मैं अपने उस कदम को बताने जा रहा हूं। एक बार वो नोटिस इशू हो जाने के बाद आप ये मान के चलिए कि वो एफआईआर फिर हमारे बिल्कुल लीगल फाइट में जाएगी, उस पर किसी प्रकार से कोई भी बात नहीं की जाएगी। जिन जिन एफआईआर पर यह नोटिस इशू हो गई कंपनी की तरफ से, उस एफआईआर के लिए मैं आपको बता देता हूं कि किसी प्रकार से कोई भी वार्तालाप सीधा डायरेक्ट ना होकर के फिर उसके लिए कानूनी प्रक्रियाएं की जाएंगी, क्योंकि हमारा भी अधिकार है, कंपनी का भी अधिकार है कि हम अपने हर कस्टमर को जिस ईमानदारी से अदायगी करना चाहते थे या करना चाहते हैं, या जिस ईमानदारी से अभी तक हमारी कोशिश जारी है, हम अपनी बात को माननीय न्यायालय के समक्ष और एजेंसी समक्ष रखें। किसी प्रकार की एफआईआर से जो अहित हो सकता है वो उन लोगों का अहित हो सकता है जिनका नाम दर्ज है, जैसा कि इससे पहले हुआ, लोग गिरफ्तार हुए और चाहे मेरा हो। लेकिन कंपनी अपने राइट की लड़ाई उसके बाद भी लड़ सकती है, कंपनी अपनी बात उसके बाद भी रख सकती है। तो हर वो एफआईआर मैं उन कस्टमर्स को अवगत कराना चाहूंगा जो कस्टमर्स थे लेकिन किसी एसोसिएट के साथ उन्होंने एफआईआर करी हुई है, वो एसोसिएट जिसने कंपनी से पैसा कमाया है, वो एसोसिएट जिसके परिवार के लोगों ने कंपनी से पैसा कमाया हुआ है। अगर उस एफआईआर में वो एसोसिएट भी सम्मिलित है तो उस एफआईआर के ऊपर कंपनी अपनी तरफ से आपत्ति दर्ज कराने जा रही है। और इसके साथ साथ जो भी कानूनी प्रक्रियाएं होंगी वो कानूनी प्रक्रियाएं चलेंगी, और जब तक कानूनी प्रक्रियाएं चलेंगी तब तक उस एफआईआर पर किसी प्रकार से कोई भी वार्तालाप अब आगे नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने एफआईआर नहीं करी है उन लोगों के लिए मेरी तरफ से पूरी तरह से प्लान दिया गया है कि उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट, चाहे वो प्लॉट पे ही क्यों ना हो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट चाहे वो किसी भी प्लान में क्यों ना हो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट चाहे वो रिफंडिंग के तौर पे क्यों ना हो, उसका मैं सेटलमेंट फायदे के साथ कर रहा हूं। यानी अगर किसी ने अब से 1 साल, अब से 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल पहले कंपनी से कोई जमीन के लिए पैसा दिया हुआ है, तो जैसा अभी तक होता चला आया कि जितने की रसीद होती थी उतने पे ही आपका सेटलमेंट होता था जमीन वालों के लिए। लेकिन मैंने अपने हर प्रोजेक्ट पर, चाहे आपका पैसा जमीन पर आया हो, चाहे आपका पैसा पीआईपी में हो, चाहे एसएलपी में हो, चाहे आरएसएलपी में हो, हर जगह पर मैंने उन्हें फायदे के तौर पर अब सेटल करना शुरू किया है। लेकिन जिन लोगों ने एफआईआर करी है, एफआईआर करने किए हुए लोगों को अब कंपनी की तरफ से एक नोटिस इशू की जाएगी। उस नोटिस के अंदर कंपनी आपसे आपका पेमेंट प्रूफ, यानी जो पेमेंट आपने कंपनी को दिया है उस पेमेंट प्रूफ की मांग करेगी। हर वो कस्टमर जिसने एफआईआर करी हुई है और उसने अपने पैसे का क्लेम किया हुआ है, उसे सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि आगे जो भी कानूनी प्रक्रियाएं होंगी, मेरी तरफ से आपसे यह अनुरोध है कि आप अपने जो पेमेंट प्रूफ है, जो आपने कंपनी को दिया है पैसा, उस पेमेंट प्रूफ को अपने पास रखिएगा, क्योंकि विदाउट पेमेंट प्रूफ किसी भी तरह का कोई भी पैसा आपका क्लेम माना नहीं जाएगा जो एफआईआर में जा चुके हैं। ऐसे सारे एफआईआर्स में जिन्होंने एफआईआर करी हुई, कंपनी की अगली प्रक्रिया होने जा रही वो सीधा इस बात को लेकर होने जा रही है कि अगर कस्टमर अपना पेमेंट प्रूफ लेकर के आता है हमारे पास तो हम सेटलमेंट के लिए तैयार हैं। आप ये मान के चलिए कि ये नोटिस भी अगले सप्ताह के अंदर, इस माह के अंदर अंदर लोगों को इशू होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जिन जिन एफआईआर पर चार्जशीट लग चुकी है या जिन जिन एफआईआर पर रिमांड जा चुकी है, वो सारे के सारे एफआईआर अब लीगल तरीके से सेटल हो सकते हैं। आउट ऑफ कोर्ट जा करके उनका सेटलमेंट का कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है। मर्जी आप सब लोगों की है कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मर्जी आप सब लोगों की है कि आप किस प्रकार से इन एफआईआर पर अब आपका स्टेप होता है, कदम होता है। मेरी तरफ से ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, आप किसी भी अच्छा अधिवक्ता से इसको वेरीफाई कराइएगा।
किसी भी अच्छे वकील से इसके बारे में कंफर्मेशन लीजिएगा, आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि जो चीज़ें कही गई हैं वो किस प्रकार से, किस हद तक और कहाँ तक जेन्युइन है। जिन लोगों ने आपको इस एफआईआर में सम्मिलित किया है, जिन लोगों ने आपको इस तरह की राय दी है कि आप एफआईआर कराइए, आपको तभी पैसा मिलेगा, एक बार आप किसी अच्छे वकील से बात करके उन लोगों से पूछिए कि आपको एफआईआर करा करके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो चुके हैं, आपका पैसा अभी तक मिला क्यों नहीं। कोई भी ऐसा केस नहीं होगा जो एफआईआर करा देने के बाद उसे सिर्फ इसलिए उसकी अदायगी की गई हो क्योंकि उसने एफआईआर की है, सिवाय उनके जिन्होंने एफआईआर सेटल करने का प्रॉमिस किया होगा। इसमें से भी हमारे पास तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने अपनी एफआईआर सेटल करने का वायदा किया था और उनकी लायबिलिटी ख़त्म होने के बाद एफआईआर वापस लेने का उन्होंने वायदा किया था। ऐसे लोगों की पूरे दस्तावेज, पूरी डिटेल के साथ में अब एजेंसीज के द्वारा या कोर्ट के द्वारा जहां कहीं पे भी संभव हो सकेगा वहां पर ये बात रखी जाएगी कि 2 साल पहले जिन जिन लोगों की एफआईआर सेटल करा दी गई थी उन्हें किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं थी, आज तक उनकी एफआईआर रन कर रही है। उस एफआईआर में अगर कुछ लोग और भी क्लब हैं उन एफआईआर को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। फिलहाल अब ये कानूनी रास्ते इस माह के अंदर कंपनी की प्लानिंग है कि इन कानूनी रास्ते चल करके हम हमारे एफआईआर में जिन लोगों ने एसोसिएट बनकर काम किया और एफआईआर नाम दिया है उन एफआईआर के ऊपर आपत्ति, इसके अलावा जिन लोगों ने एफआईआर की हुई है और जेन्युइन कस्टमर हैं उन सब से उनका पेमेंट प्रूफ जो उन्होंने कंपनी के अकाउंट में दिया है, ध्यान रखिएगा मैं बात पेमेंट प्रूफ की कर रहा हूं, जो कंपनी के अकाउंट में आया होगा, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे एफआईआर पढ़ने में आई हैं जिनमें पैसे एसोसिएट्स को दिए गए, पैसा कैश में उनको दिया गया और एफआईआर कंपनी पे करी गई है। तो ऐसे हर एक एफआईआर पर मैं काम करने जा रहा हूं जिसका पेमेंट प्रूफ नहीं होगा, और अगर एफआईआर किसी ऐसे बायस होकर की गई है, पेमेंट किसी और को दिया गया है, कंपनी पास पेमेंट नहीं एफआईआर किया गया है, तो उन एफआईआर के ऊपर क्रॉस एफआईआर कराने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल लीगल के लिए मेरी तरफ से जो संदेश है इसे मैं बार बार देता रहूंगा उन लोगों को जो एफआईआर करा कर बैठे हुए हैं और जिन्हें यह लगा कि एफआईआर कराने के बाद पैसा मिल जाएगा, जो कि कतई संभव नहीं था। और आप सभी लोगों से मैं इससे पहले कनेक्ट नहीं होता था, लेकिन अब बार बार मैं डायरेक्ट खुद बात करके जब कनेक्ट होता हूं तो मेरे पास कई जानकारियां आती हैं। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई होगी, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है कि हाँ मैं आपसे कनेक्ट नहीं रहा, मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों की टीम सामने जब खड़ी थी जो सही जानकारी मुझे या आपको नहीं देते थे, उस समय मुझे खड़ा होना चाहिए, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई थी। लेकिन गलती होने का मतलब यह नहीं होता है कि उस गलती को ओढ़कर सो लिया जाए। गलती होने का मतलब यह भी है कि उस गलती को दुरुस्त किया जाए। अब मैं उस गलती को दुरुस्त करने के लिए आ रहा हूं। वॉइस नोट लंबी हो रही है, मेरी अगली वॉइस नोट्स में प्रोग्रेस के साथ बाकी चीज़ों के साथ साथ एफआईआर वालों के लिए मैसेज जाता रहेगा। और इस माह मेरा एक ही मकसद है, सही जो एफआईआर हैं उनको सही तरीके से देखा जाए, जो गलत एफआईआर है अब उन गलत एफआईआर पर एक्शन लिया जाए। धन्यवाद।